यूनिट 3 की हम कर रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है धारामापी। इससे पहले हमने निलंबित चल कुंडली धारामापी अपना टॉपिक किया है, और आज जो हम करेंगे वो करेंगे सेकंड धारामापी किलकित चल कुंडली धारामापी। लेकिन उससे पहले कुछ परिभाषाएं आती हैं, उन परिभाषाओं को हम यहाँ पर करेंगे। तो जो पहली परिभाषा है वो है धारामापी का धारा परिवर्तन गुणांक। धारा परिवर्तन गुणांक, इसमें हम पहली परिभाषा करेंगे धारामापी का धारा परिवर्तन गुणांक है वो क्या होता है। देखना, हमने निलंबित चल कुंडली धारामापी अपना टॉपिक क्या था, उसमें हमने क्या क्या था, उसके सिद्धांत के अंदर आपको बताया था कि जो साम्यावस्था की स्थिति के अंदर जो बल आघूर्ण होता है, जो विक्षेपक बल आघूर्ण होता है, वो एंठन बल आघूर्ण के बराबर में होता है। यानी कि हमने ये पढ़ा था टो विक्षेपक बराबर था अपना NI/AB साइन थीटा। थीटा इक्वल टू हमें पता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री का यहाँ पर। तो अपने पास टो विक्षेपक है वो कितना आएगा, टो विक्षेपक बराबर NI/AB। इसको हमने लिखा था समीकरण नंबर 1। अब ये जो कुंडली घूर्णन कर रही है, इस कुंडली के जो घूर्णन का विरोध है वो फास्फर ब्रांस तंतु और जो स्प्रिंग है कुंडली के घूर्णन का विरोध करती हैं, जिसके कारण एंठन बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। और उसका जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो था टो एंठन इक्वल टू C अब हम समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, NI/AB इक्वल टू C। यहाँ से हम I का मान निकाल सकते हैं। I का मान आएगा C/NA/B और इनटू में कितना है 5। यहाँ तक हमने किया था निलंबित चल कुंडली धारामापी में। अब जो नेक्स्ट जो पहली इसमें परिभाषा आती है वो आती है धारा परिवर्तन गुणांक की। तो देखना कैसे करेंगे। धारामापी के सिद्धांत से अपना यह फॉर्मूला आ गया था धारा का, I बराबर C/NA/B और इनटू में है 5। तो ये जो C/NA/B है इसी को ही हम बोलते हैं धारामापी का धारा परिवर्तन गुणांक, और जिसको हम लिखते हैं K से। तो K इक्वल टू हो जाएगा C/NA/B। तो I इक्वल टू अपने पास कितना आएगा, K5 आएगा। तो इसी को हम बोलते हैं K बराबर C/NA/B को ही धारामापी का परिवर्तन गुणांक बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं K बराबर C/NA/B को ही धारामापी का धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं। ये जो K बराबर C/NA/B आया है इसी को हम बोलते हैं धारामापी का धारा परिवर्तन गुणांक। अब जो नेक्स्ट परिभाषा आती है इसमें वो आती है धारा सुग्राहिता। यानी कि सुग्राहिता का मतलब है कि कोई भी धारामापी है वो कितनी अधिक सुग्राही है। तो हम किस प्रकार से धारामापी की धारा सुग्राहिता वो निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी परिभाषा, किसी धारामापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाह के कारण
किसी धारामापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। धारा सुग्राहिता कहते हैं। यानी कि सुग्राहिता का मतलब ये है, आगे अगर हम किसी तार में अगर न्यूनतम धारा भी प्रवाहित करें और उसमें जो लगी धारामापी में अगर विक्षेप प्राप्त हो जाए तो उसी को हम बोलेंगे कि ये जो धारामापी है ये अत्यधिक सुग्राही है। यानी कि कम धारा प्रवाहित करने पर भी ये धारामापी में विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर ये तार ए और बी है, इस तार में अगर हमें ये देखनी है कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है या फिर नहीं हो रही, धारा को मापने के लिए हम इसके मध्य में क्या लगा देते हैं, एक धारामापी लगा देते हैं। यह हमने इसके बीच में एक धारामापी लगा दी है और जो धारामापी में शून्य होता है इसके मध्य में ही होता है। इसमें दोनों ओर है अपने मान अंकित होते हैं। तो इसमें अगर कम भी अगर धारा प्रवाहित करे इस तार के अंदर और ये धारामापी की सुई में अगर विक्षेप आ जाए तो इसका मतलब ये है कि ये जो धारामापी है ये अत्यधिक सुग्राही है। यानी कि कम मान में भी ये इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है। तो सबसे जो कम मान में, थोड़े से मान में भी कितना विक्षेप उत्पन्न होगा उसको हम बोलेंगे धारा सुग्राहिता। तो इसकी परिभाषा हो गई, किसी धारामापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। और जो धारा सुग्राहिता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एस आई से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसकी परिभाषा लिखिए, किसी धारामापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न विक्षेप को। तो एस आई इक्वल टू अपने पास कितना आ जाएगा, फाई अपॉन में आई। यहाँ पर फाई है विक्षेपक कोण, ये मैंने निलंबित चल कुंडली धारामापी में आपको बताया था। एस आई इक्वल टू आ गया फाई अपॉन आई। अब देखना इसको हम आगे और भी सरल कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास ये था के फाई बराबर अपने पास है आई, तो यहाँ से अगर हम के बराबर करेंगे तो अपने पास आएगा आई अपॉन फाई, या फिर 1 अपॉन के इक्वल टू करेंगे तो अपने पास आएगा फाई अपॉन आई। तो ये जो फाई अपॉन आई है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन के लिख सकते हैं। तो जो एस आई इक्वल टू अपने पास आ गया 1 अपॉन के। तो एस आई इक्वल टू के का मान कितना है यहाँ पर है सी अपॉन एन ए बी। तो यहाँ पर हम 1 अपॉन के करेंगे तो ये मान भी आपस में चेंज हो जाएंगे, ऊपर चला जाएगा एन ए बी और अपॉन में कितना आ जाएगा सी। तो जो धारा सुग्राहिता है उसका फॉर्मूला कितना होता है, एस आई बराबर एन ए बी बटा सी। यानी कि जो धारा सुग्राहिता एस आई है वो समानुपाती होती है एन के, धारा सुग्राहिता समानुपाती होती है ए के, और धारा सुग्राहिता समानुपाती होती है बी के, और धारा सुग्राहिता व्युत्क्रमानुपाती होती है 1 अपॉन सी के। यानी कि किसी भी धारामापी की हमें धारा सुग्राहिता बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुंडली में जो फेरों की संख्या है उसको भी बढ़ा देना है। कुंडली में अगर फेरों की संख्या अगर हम बढ़ा दें, कुंडली का क्षेत्रफल बढ़ा दें और चुंबक के क्षेत्र को बढ़ा दें, तो स्प्रिंग नियतांक को कम कर दें, तो जो धारामापी की धारा सुग्राहिता है वो बढ़ जाएगी। तो एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि धारामापी की धारा सुग्राहिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि जो धारा सुग्राहिता है वो कुंडली में फेरों की संख्या n के ऊपर निर्भर करती है, क्षेत्रफल a के ऊपर निर्भर करती है तथा चुंबक के क्षेत्र b के ऊपर एवं स्प्रिंग नियतांक c के ऊपर धारा सुग्राहिता निर्भर करती है। तथा धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुंडली में फेरों की संख्या को बढ़ाना पड़ेगा, चुंबक के क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा और क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ेगा तथा स्प्रिंग नियतांक को कम करना पड़ेगा, जिससे जो धारामापी की धारा सुग्राहिता है वो बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के द्वारा हम धारामापी की धारा सुग्राहिता को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। तो ऐसा इक्वल टू होता है एन ए बी अपॉन सी। इसको आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है। अब हम जो नेक्स्ट परिभाषा करेंगे इसकी, वो करेंगे वोल्टता सुग्राहिता। 3 नंबर इसकी परिभाषा आती है वोल्टता सुग्राहिता। इससे पहले हम इसके मात्रक और लिख देते हैं। इसका मात्रक है वो क्या होता है, तो फाई अपॉन आई। फाई यहाँ पर कोण है और कोण का मात्रक होता है रेडियन।
तो फाई की का जो मात्रक हो जाएगा वो है रेडियन, और आई यहाँ पर है धारा, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर। तो ये इसका हो गया है मात्रक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट परिभाषा की, वोल्टता सुग्राहिता की। वोल्टता सुग्राहिता, जैसे हमने धारा सुग्राहिता की परिभाषा लिखी है, सेम आपको वोल्टता सुग्राहिता की परिभाषा लिखनी है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी धारामापी, किसी धारामापी की कुंडली में, किसी धारामापी की कुंडली में एकांक वोल्टता के कारण, एकांक वोल्टता के कारण उत्पन्न विक्षेप को वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं, वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। यहाँ पर देखना हमने क्या चेंज किया है, धारा सुग्राहिता की परिभाषा लिखी थी, किसी धारामापी की कुंडली में एकांक धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। और वोल्टता सुग्राहिता की परिभाषा लिखी है, किसी धारामापी की कुंडली में एकांक वोल्टता के कारण उत्पन्न विक्षेप को वोल्टता सुग्राहिता कहते हैं। और वोल्टता सुग्राहिता को हम किससे लिखेंगे, एस वी से लिखेंगे। जैसे यहाँ पर था अपना फाई अपॉन आई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाई अपॉन वी। ये इसका हो गया है फॉर्मूला। अब हम इसको आगे और सरल करेंगे, तो आप पहले इतने का स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर इससे एस वी इक्वल टू फाई अपॉन आई, इस फॉर्मूले को हम आगे भी हल करेंगे। तो जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, जैसे कि अपने पास ये आ गया है एस वी इक्वल टू अपने पास है फाई अपॉन वी। अब हम ओम के नियम से v इक्वल टू लिख सकते हैं आई आर। तो ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो ओम का नियम से हम लिख सकते हैं v बराबर आई आर। तो यहाँ पर v है, उसकी जगह हम लिख सकते हैं आई आर। तो एस वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई अपॉन आई आर। अब ये जो फाई अपॉन आई है, इसको हम क्या लिखेंगे, फाई अपॉन आई को, ये रहा फाई और ये रहा आई। फाई अपॉन आई को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फाई अपॉन आई को, ये जो आपको दिखाई दे रहा है फाई अपॉन आई, फाई अपॉन आई, इसको लिखेंगे 1 अपॉन के। तो एस वी इक्वल टू 1 अपॉन के इंटू में आर। ठीक है, अब एस वी इक्वल टू 1 अपॉन के का मान अपने पास कितना था, के का मान हमने निकाला था जो ये था के इक्वल टू था अपने पास सी अपॉन एन ए बी। ये अपने पास के का मान था सी अपॉन एन ए बी। तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं, तो अपने पास ऊपर चला जाएगा एन ए बी, क्योंकि एस वी इक्वल टू अपने पास है 1 अपॉन के आर। तो सबसे पहले हमें के का मान पता होना चाहिए। तो के का मान देखना कैसे निकाल लिया था हमने, अपने पास था एन ए बी या फिर एन आई ए बी इक्वल टू था सी फाई, ये था अपने पास। हमने आई इक्वल टू क्या था, तो आई बराबर अपने पास कितना आ गया था, सी अपॉन एन ए बी और इंटू में फाई। तो जो के इक्वल टू था अपने पास ये था सी अपॉन एन ए बी। तो यहाँ पर अपने पास 1 अपॉन के, तो 1 अपॉन के इक्वल टू करेंगे तो अपने पास आएगा एन ए बी अपॉन सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन ए बी अपॉन सी और इंटू में क्या है आर। तो एस वी इक्वल टू कितना आ गया अपने पास एन ए बी अपॉन में सी आर। यानी कि वोल्टता सुग्राहिता हमें बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस वी यानी कि फेरों की संख्या को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्षेत्रफल को भी बढ़ाना पड़ेगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन स्प्रिंग नियतांक को कम करना पड़ेगा, साथ में प्रतिरोध को भी
कम करना पड़ेगा, जिससे वोल्टा सुग्राहिता के मान में वृद्धि हो जाएगी। तो इसी को हम बोलेंगे वोल्टा सुग्राहिता। तो इसकी परिभाषा आप लिखोगे, किसी धारामापी की कुंडली में एकांक वोल्टा के कारण उत्पन्न विक्षेप को वोल्टा सुग्राहिता कहते हैं। तो S इक्वल टू आ गया φ/V। तो S इक्वल टू φ/V, ओम के नियम से हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर IR। तो S इक्वल टू φ/IR, φ/I इसको हम लिख सकते हैं 1/K इंटू में R। K का मान होता है C/NAB, हमें चाहिए 1/K का मान, तो ये आपस में चेंज हो जाएंगे। तो NAB में CR, क्योंकि R पहले से ही है यहाँ पर, तो इंटू में इसके आ गया है R। तो जो वोल्टा सुग्राहिता है वह कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती, कुंडली के क्षेत्रफल के समानुपाती, कुंडली में प्रवाहित या फिर कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके समानुपाती, फेरों की संख्या के समानुपाती हो गया। ये सी है स्प्रिंग नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती तथा प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है वोल्टा सुग्राहिता। तो ये हमने तीन परिभाषाएं हमने की हैं। एक तो क्या हमने के की परिभाषा यानी कि धारा परिवर्तन गुणांक, दूसरी परिभाषा हमने लिखी है वोल्टा सुग्राहिता, और तीसरी परिभाषा हमने की है धारा सुग्राहिता। ये तीन परिभाषाएं हमने की हैं। अब जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो आता है दूसरी जो अपनी धारामापी है किलकित चल कुंडली धारामापी, उसको अब हम करेंगे। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लेना, फिर हम जो नेक्स्ट धारामापी है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो परिभाषाएं हैं ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं, धारा सुग्राहिता और वोल्टा सुग्राहिता की। तो आपको अच्छी तरीके से इन परिभाषाओं को याद कर लेना है। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो अपना किलकित चल कुंडली धारामापी। क्योंकि अपने पास में धारामापी दो प्रकार की होती है, एक तो थे अपनी निलंबित चल कुंडली धारामापी, निलंबित चल कुंडली धारामापी, निलंबित चल कुंडली धारामापी। दूसरी धारामापी है अपनी किलकित चल कुंडली धारामापी, किलकित चल कुंडली धारामापी। निलंबित चल कुंडली धारामापी का हमने सिद्धांत, बनावट, कार्यविधि तथा जो इसकी परिभाषाएं थी उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब जो नेक्स्ट जो अपनी धारामापी आती है वो है किलकित चल कुंडली धारामापी। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी बनावट, बाद में हम करेंगे इसकी सिद्धांत, और बाद में हम करेंगे इसकी क्रियाविधि। जैसे हमने निलंबित चल कुंडली धारामापी को समझा था, सेम उसी प्रकार से हम किलकित चल कुंडली धारामापी को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी बनावट। तो सबसे पहले हम इसकी यहाँ पर बनावट बना रहे हैं। जैसे कि अपने पास निलंबित चल कुंडली धारामापी में एक आयताकार कुंडली होती थी जिसके ऊपर विद्युत रोधी तांबे के तार लपेटे हुए होते थे तथा उसके अंदर एक नरम लोहे की बेलनाकार क्रोड रखी जाती थी। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी सेम वैसे ही होता है। इसमें भी एक आयताकार कुंडली होती है और इसमें भी विद्युत रोधी तांबे के तार हैं वो लपेटे हुए होते हैं, यानी कि ये कुंडली कुछ इस प्रकार की होती है। और ये जो कुंडली है ये तीव्र चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखी जाती है। यह चुंबक का ध्रुव N और यह है S। ये जो कुंडली है ये N और S ध्रुव के बीच में रखी जाती है तथा इसके मध्य में एक नरम लोहे की बेलनाकार क्रोड रख दी जाती है। यह नरम लोहे की बेलनाकार क्रोड, नरम लोहे की बेलनाकार क्रोड, नरम लोहे की बेलनाकार क्रोड N और S ध्रुव के बीच में हमने इस कुंडली को रख दिया है। अब ये जो कुंडली है इसको स्वतंत्रता पूर्वक हम लटका रहे हैं दो स्टैंडों के द्वारा। तो दो स्टैंड इस पर लगे होते हैं
एक स्टैंड ऊपर होता है, एक स्टैंड नीचे होता है। एक स्टैंड तो ये है, इसको चूल भी बोलते हैं, चूल या फिर दुवाग्र, या फिर हम इसको स्टैंड भी बोल सकते हैं। एक स्टैंड ऊपर लगा होता है और एक स्टैंड इसके नीचे होता है। यह स्टैंड बोल दो या फिर इसको चूल भी बोलते हैं। यह एक स्टैंड यहाँ पर लगा होता है। अब जो इस कुंडली का जो ये सिरा है, जो प्रथम सिरा है, इस प्रथम सिरे से एक स्प्रिंग जुड़ी हुई होती है इस प्रकार से, और जो स्प्रिंग है ये टर्मिनल T1 से जुड़ी हुई होती है। यह है टर्मिनल T1 और ये स्प्रिंग है S1। इसी प्रकार से इसका जो ये सिरा है यह भी एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर भी टर्मिनल T2 लगा होता है। यह है टर्मिनल T2 और यह है स्प्रिंग S2। इसको आप नाम लिख सकते हो, यह है स्प्रिंग S2 और यह है स्प्रिंग S1। और जो स्प्रिंग S1 है इससे एक पैमाना जुड़ा होता है, इससे एक इस प्रकार से वर्ताकार पैमाना जुड़ा हुआ होता है, और इस जो पैमाने पर 0 है ये बीच में होता है। यहाँ पर 10, 20, 30 इस साइड में भी मान होते हैं, दोनों साइड में इसके मान होते हैं। वर्ताकार पैमाना होता है ये, वर्ताकार पैमाना। तो ये इसकी बनावट है, और आपको बनावट में कॉपी में किस प्रकार से लिखना है कि इस धारामापी में अनेक फेरों वाली एक आयताकार कुंडली होती है। इस कुंडली के मध्य में एक नरम लोहे की बेलनाकार क्रोड रख दी जाती है तथा इस कुंडली को दो शक्तिशाली चुंबकीय ध्रुवें N व S के बीच में रखा जाता है तथा इस कुंडली को लटकाने के लिए स्टैंड S1 तथा लटकाने के लिए स्टैंड का प्रयोग किया जाता है। इस कुंडली का एक सिरा स्प्रिंग S1 से तथा स्प्रिंग S1 को टर्मिनल T1 से जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार इसका दूसरा सिरा स्प्रिंग S2 से तथा स्प्रिंग S2 से ही एक टर्मिनल T2 को जोड़ देते हैं। स्प्रिंग S1 से एक पैमाना जो वर्ताकार पैमाना होता है वो लगा होता है, और जिसके बीच में शून्य है वो इस वर्ताकार पैमाने के बीच में होता है। तो ये आपको बनावट में लिखना है। अब जो सिद्धांत की बात करें, जो सिद्धांत अपना निलंबित चल कुंडली धारामापी का था वही सिद्धांत इसमें लिखना है, क्योंकि जैसे हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे और ये जो कुंडली चुंबक के ध्रुवों के मध्य में रखी हुई है ये कुंडली घूर्णन करने लग जाएगी, जैसे बल आघूर्ण है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो इसका सिद्धांत भी आपको वही लिखना है जो हमने निलंबित चल कुंडली धारामापी में लिखा था। देखना कि इसमें वो सिद्धांत हमने लिखा था कि जब हम कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाह के कारण ये कुंडली घूर्णन करने लग जाती है, जैसे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये आपको सिद्धांत में लिखना है। अब बात करें इसकी कार्यविधि की, तो कार्यविधि भी आपको वही कार्यविधि लिखनी है जो कार्यविधि हमने निलंबित चल कुंडली धारामापी में लिखी है। अब जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा प्रवाहित करते ही आपको पता है ये जो पैमाना लगा हुआ है इस पैमाने पर विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। ये जो स्केल लगी हुई है इस पर विक्षेप उत्पन्न होगा। अगर इसमें विपरीत अगर हम क्रम में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें विपरीत क्रम में विक्षेप उत्पन्न होगा। अगर हम सही क्रम में अगर इसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें विक्षेप भी सही क्रम में उत्पन्न होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम तार ए में ये धारामापी हमने लगा दी है, अगर हमने धारा इस दिशा में प्रवाहित की है तो विक्षेप कुछ अलग आएगा, विक्षेप की दिशा वो अलग होगी। अगर हम इस दिशा में अगर धारा प्रवाहित करें हैं तो इस धारामापी में विक्षेप की दिशा भी विपरीत हो जाएगी। यानी कि वो अगर हम धारा के अगर दिशा को बदल दें तो जो धारामापी में विक्षेप है उसकी दिशा भी बदल जाती है।
यानी कि धारामापी में धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदलती है। तो वही इसमें आपको बताया है, यदि हम टर्मिनल T1 से धारा प्रवाहित करें तो विक्षेप कुछ अलग प्राप्त होगा, और टर्मिनल T2 से अगर हम धारा प्रवाहित करें तो इसमें विक्षेप की दिशा भी अलग हो जाएगी। और जो मान है इसके, वो मान हम इस स्केल के द्वारा हम मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि अगर इसमें कम मान की धारा प्रवाहित हो रही है तो इस जो ये विक्षेप भी है, ये विक्षेप भी कम दिखाएगा, क्योंकि हमें पता है ये धारा प्रवाहित हो रही है तो ये कुंडली घूमेगी, ये कुंडली घूमेगी, तो कुंडली के घूमने के साथ साथ में ये जो ये लगा हुआ है, जो स्केल लगी हुई है, ये स्केल भी इसके साथ में घूर्णन करने लग जाएगी। तो स्केल भी घूर्णन करने लग जाएगी तो जो अपने पास विक्षेप है वो विक्षेप भी कुछ अलग आएगा। ये थोड़ी कि घूर्णन के बाद में भी ये जीरो पर रहेगा, तो घूर्णन के बाद में इसके विक्षेप की दिशा है वो भी बदल जाती है। अगर इसमें कम मान की धारा प्रवाहित करेंगे तो हमें पता है ये कुंडली है, ये कम घूर्णन करेगी, तो कम घूर्णन के कारण इसमें विक्षेप भी कम उत्पन्न होगा। अगर इसमें हम ज़्यादा धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें कुंडली अधिक तीव्रता से घूर्णन करेगी, जिसके कारण इसमें जो विक्षेप है वो भी ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर इसमें धारा की दिशा अगर हम बदल दें तो जो कुंडली है इस धारामापी में विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है। तो आपको बनावट में मैंने आपको बता दिया इसकी बनावट किस प्रकार से लिखनी है कि इस धारामापी में एक फेरों वाले एक आयताकार कुंडली होती है, जिसके मध्य में एक नरम लोहे की बेलनाकार क्रोड है वो रख दी जाती है, तथा इस संपूर्ण व्यवस्था को जो चुंबक के ध्रुव एन और एस के बीच में रखा जाता है। जब कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली घूर्णन करने लग जाती है, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, तथा इसमें दो स्प्रिंग S1 व S2 टर्मिनल T1 व T2 जुड़े होते हैं, दो स्टैंड होते हैं। स्प्रिंग S1 से एक धारामापी है वो जुड़ी हुई होती है। इस प्रकार से हम इसकी बनावट लिख सकते हैं। और इसका सिद्धांत वही सिद्धांत है जो निलंबित चल कुंडली धारामापी का है, यानी कि जब हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो कुंडली घूर्णन करने लग जाएगी, जिससे बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। इसकी क्रियाविधि भी सेम वही रहेगी जो हमने निलंबित चल कुंडली धारामापी के लिए की थी। तो ये अपना टॉपिक था निलंबित चल कुंडली धारामापी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में धारामापी को एमीटर में किस प्रकार से रूपांतरित करते हैं और धारामापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार से रूपांतरित करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज आपको ये जो 3-4 परिभाषाएं बताई गई हैं उनको अच्छी तरीके से याद रख लेना है, और एक किलकित चल कुंडली धारामापी है इसको अच्छी तरीके से याद रख लेना है।